जय हिंद बच्चों, वेलकम टू माय स्टडी चैनल स्टडी विद संगीता। बच्चों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने एनसीईआरटी का साइंस बुक का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया था, केमिकल रिएक्शन, रासायनिक अभिक्रियाएं। तो उसमें हमने पढ़ा था रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं, कितने प्रकार की होती हैं, और रासायनिक अभिक्रिया हम लोग समीकरण लिखते कैसे हैं, उसे संतुलित कैसे करते हैं, ये सारी बातें हम लोग पढ़ चुके थे। अभी हम लोग रासायनिक अभिक्रिया के टाइप्स, कितने प्रकार के होते हैं रासायनिक अभिक्रिया, उसे जान रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग उसी वीडियो को आगे करते हुए, जो बच्चे न्यू हैं, जो नया जुड़े हैं इस चैनल से, तो वो पहले जो पहला वीडियो है वो उसे देख ले जाके, और उसके बाद इसे कंटिन्यू करें। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। सो लेट अस स्टार्ट। बिना समय गवाए हुए हम लोग शुरू करते हैं। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, रासायनिक अभिक्रिया के टाइप्स। तो इसमें हमने पिछले वीडियो में जाना था कि संयोजन अभिक्रिया क्या होती है। संयोजन अभिक्रिया हम लोग पढ़ लिए थे, उष्माक्षेपीय अभिक्रिया पढ़ लिए थे। आज हम लोग पढ़ेंगे वियोजन अभिक्रिया क्या होता है। वियोजन अभिक्रिया, तो वियोजन का मतलब ही है टूटना। वियोजन का शाब्दिक अर्थ ही होता है ब्रेक होना, टूटना। तो इसमें क्या होगा कि एक जो अभिकारक होगा वो टूटकर दो या दो से अधिक पदार्थों का निर्माण करेगा। जैसे यहाँ देख सकते हो कि हमने लगाया हुआ है कि ए कोई एक अभिकारक है जो कि टूटकर बी और सी बना रहा है। अब सवाल उठता है कि वियोजन अभिक्रिया होने के लिए कुछ बाह्य कारकों की आवश्यकता होगी, जैसे कि उष्मा देना है या इलेक्ट्रिसिटी। तो जो वियोजन उष्मा द्वारा किया जाएगा उसे हम लोग उष्मीय वियोजन कहेंगे। क्या कहेंगे? उष्मीय वियोजन कहेंगे। इसका उदाहरण देख सकते हो, जैसे कि आयरन सल्फेट है, फेरस सल्फेट है, जो कि हरे रंग का सॉलिड होता है। जब इसे गर्म किया जाता है, उष्मा दी जाती है, तो यह आयरन ऑक्साइड और सल्फर डाई और ट्राई ऑक्साइड में टूट जाता है, जो कि आयरन ऑक्साइड भूरे लाल रंग का होता है। उसके बाद दूसरा एग्जाम्पल ले सकते हैं कैल्शियम कार्बोनेट का, चूना पत्थर जिसे कहते हैं। ये भी सॉलिड स्टेट में होता है। जब इसे गर्म किया जाता है, उष्मा दी जाती है, तो ये कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाता है। कैल्शियम ऑक्साइड को बिना बुझा चूना भी कहते हैं। कई बार क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है कि बिना बुझा चूना का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो आप इसे यहाँ से भी याद कर सकते हैं। चूना पत्थर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। ठीक है, तो ये उष्मीय वियोजन का उदाहरण है। उसके बाद बात करते हैं वैद्युत वियोजन की। वैद्युत वियोजन मतलब विद्युत धारा के प्रवाह से होने वाला वियोजन। शाब्दिक अर्थ है विद्युत धारा प्रवाहित कर होने वाला वियोजन को हम लोग वैद्युत वियोजन कह रहे हैं। इसका एग्जाम्पल बहुत इजी है और इसे आप लैब में भी चाहो तो परफॉर्म कर सकते हो। इसके लिए जल का विद्युत वियोजन हम लोग देख रहे हैं। जल का विद्युत वियोजन कैसे होता है? तो इसके लिए एक प्लास्टिक का मग ले लीजिए, उसके पेंदे में 2 होल कर लीजिए और उसमें 2 परख नली, टेस्ट ट्यूब हम लोग लगाते हैं, और उसके बाद रबर स्टॉपर की मदद से उसे मग में उसे अच्छे से टाइट कर लेते हैं, कस लेते हैं, और फिर इसमें ग्रेफाइट का रॉड लगा देते हैं दोनों ही परख नली में। अब एक ग्रेफाइट रॉड जो होगा वो एनोड की तरह काम करेगा और दूसरा कैथोड की तरह काम करेगा, और इसे फिर बैटरी से हम लोग कनेक्ट कर देते हैं, और एक देख रहे हैं स्विच लगा हुआ है, स्विच लगा देते हैं। अब जैसे ही हम लोग स्विच को ऑन करेंगे तो विद्युत धारा का प्रवाह शुरू हो जाएगा। जल से विद्युत धारा का प्रवाह शुरू हो जाएगा, और देखेंगे हम लोग कि एनोड और कैथोड दोनों पे ही पानी के बुलबुले जो हैं निकल रहे हैं, बुलबुले निकल रहे हैं। तो एक्चुअली ये बुलबुले हैं क्या? ये गैसेज हैं। ये बुलबुले कुछ नहीं, गैसेज हैं। एनोड पे ऑक्सीजन गैस लिबरेट हो रहा है, जबकि कैथोड पे हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो रहा है। कहने का मतलब है ये जो अभिक्रिया आप लोग देख रहे हैं 2H2O, और विद्युत धारा का जब प्रवाह हुआ तो ये H2 और O2 में टूट गया, ब्रेक हो गया। तो ये अभिक्रिया ही इस मग में
परफॉर्म किया जा रहा है। इस मग में यही अभिक्रिया हो रही है जो आप यहाँ देख रहे हो। तो इस तरह से हम लोगों ने क्या किया, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करवा के और जल का वैद्युत वियोजन किया। तो ये वियोजन अभिक्रिया का एक बढ़िया उदाहरण है। उसके बाद प्रकाशीय वियोजन भी होता है। प्रकाशीय वियोजन सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होने वाला वियोजन, सनलाइट की उपस्थिति में होने वाला वियोजन। इसका एग्जाम्पल है AgCl, सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर ब्रोमाइड। जब इस सूर्य का प्रकाश मिलता है इसे, तो यह सिल्वर और क्लोरीन में ब्रेक हो जाता है। इसी तरह से AgBr है, इसे जब सनलाइट मिलेगा तो ये सिल्वर और ब्रोमीन में कन्वर्ट हो जाएगा, ब्रोमीन गैस लिबरेट होगा। और सबसे मजेदार बात यह है कि इस अभिक्रिया का प्रयोग जो होता है ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में होता है। ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफ्स जो बनते हैं, उन्हें जो डेवलप किया जाता है, तो इसी अभिक्रिया के द्वारा किया जाता है। वहां भी AgCl, AgBr का यूज होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। ऊष्मा शोषी अभिक्रिया क्या होता है? तो अभी ऊपर हमने पढ़ा था ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, यह है ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। जैसा कि नाम से ही विदित है कि इसमें ऊष्मा का क्या होगा, अवशोषण होगा। ठीक है, तो जिन अभिक्रियाओं में अभिकारकों को तोड़ने के लिए ऊष्मा, प्रकाश या विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता हो, तो वैसे अभिक्रिया को क्या कहेंगे, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। क्योंकि इन अभिक्रियाओं को शुरू करवाने के लिए हमें ऊष्मा की आवश्यकता हो रही है। ऊष्मा चाहे वह ऊष्मा के रूप में हो, चाहे प्रकाश के रूप में हो, या विद्युत ऊर्जा के रूप में हो, तो ऐसे अभिक्रियाओं को ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया, देखिए शब्दार्थ यदि समझेंगे तो आधा प्रॉब्लम तो वैसे ही सॉल्व हो जाएगा कि इसका मतलब क्या है। विस्थापन का मतलब ही हम लोग समझ रहे हैं कि एक दूसरे को हटाना, डिस्प्लेस कर देना, है ना। तो यदि हम शब्दों के अर्थ को समझ लें तो बहुत हद तक प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। यहाँ विस्थापन अभिक्रिया है, तो इन अभिक्रियाओं में क्या होगा कि अधिक क्रियाशील तत्व जो होंगे वो कम क्रियाशील तत्व को उनके यौगिक से क्या कर देंगे, विस्थापित कर देंगे। जैसे समझ सकते हो इसको कि एक बहुत स्ट्रांग लड़का है तो वो दूसरे कमजोर लड़के को क्या कर देगा, उसकी सीट से हटा सकता है, वो हटा देगा, है ना। यदि दोनों में झगड़ा हो, लड़ाई हो, अभिक्रिया हो, तो क्या होगा, एक स्ट्रांग जो लड़का होगा वो वीक पर्सन को क्या कर देगा, रिमूव कर देगा, वहां से हटा देगा, अपना प्लेस वो बना लेगा। तो बस यही बात यहाँ है विस्थापन अभिक्रिया में। आपने अभिक्रियाशील श्रेणी पढ़ी होगी, क्रियाशील श्रेणी पढ़ा होगा, तो उसमें क्या है, कुछ तत्व जो हैं वो क्रियाशीलता श्रेणी में ऊपर आते हैं, कुछ जो है नीचे आते हैं। जैसे कि मोस्ट रिएक्टिव मेटल की बात करें तो पोटेशियम आएगा, सोडियम आएगा, कैल्शियम है, एल्यूमिनियम है, आयरन है, जिंक है, ये सब क्या है, बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव मेटल्स हैं। उसके बाद कॉपर की बात कर लें, सिल्वर की बात करें, गोल्ड की बात करें, तो ये सब क्या है, बहुत कम अभिक्रियाशील तत्व हैं। तो क्या होगा कि जब यहाँ जैसे कि एक उदाहरण है कि आयरन जो है, जब आयरन के कील को जब कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में डुबाया जाता है, जो कि आप यहाँ देख रहे हैं बीकर में ब्लू कलर का लिया हुआ है लिक्विड, वो कुछ नहीं, वो कॉपर सल्फेट का विलयन है, और उसमें हमने लोहे की कील डुबाई है। अब कुछ देर छोड़ देंगे इसे ऐसे ही, तो देखेंगे कि लोहे की कील पर भूरे रंग के कॉपर की परत जम गई है, और कॉपर सल्फेट का जो नीला विलयन है वो हरा रंग में बदल जाता है, वहां आयरन सल्फेट का निर्माण हो जाता है। तो यहाँ क्या हुआ, यहाँ आयरन जो कॉपर सल्फेट से अभिक्रिया कर रहा है, लोहे की कील आयरन कॉपर सल्फेट विलयन से अभिक्रिया कर रहा है, तो इसमें हो क्या रहा है कि आयरन जो है वो ज्यादा अभिक्रियाशील है कॉपर से, और कॉपर कम है, अभिक्रियाशील है। तो आयरन क्या करता है कि कॉपर को उसके
यौगिक से, उसके सल्फेट से उसे डिस्प्लेस कर देता है, विस्थापित कर देता है और अपना स्थान वहां बना लेता है। और इस तरह से आयरन सल्फेट का निर्माण होता है और कॉपर लिबरेट होता है। तो कॉपर जो है वो कहाँ जमेगा जाके, कॉपर जो है कील पे जमना शुरू हो जाता है। और इस तरह से क्या होता है कि आयरन सल्फेट का निर्माण हुआ, इसलिए विलयन का रंग हरा हो गया। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि विस्थापन अभिक्रिया हो रही है। इसी तरह से दूसरा एग्जाम्पल है, जिंक कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्शन करेगा तो जिंक सल्फेट बना लेगा और कॉपर बनाएगा, क्योंकि जिंक जो है कॉपर से ज्यादा अभिक्रियाशील है। अभिक्रियाशील श्रेणी आप जब पढ़ोगे तो वहां देखोगे कि जिंक जो है वो ऊपर आता है, कॉपर नीचे आता है उसके, यानी कि जिंक जो है ज्यादा अभिक्रियाशील है और कॉपर कम है। तो इसलिए जिंक ने अपना प्लेस बनाया, कॉपर को डिस्प्लेस किया। तो इसीलिए यह भी एक क्या है, विस्थापन अभिक्रिया है। उसके बाद आते हैं, आगे बढ़ते हैं, जो कि है द्विविस्थापन अभिक्रिया, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है द्विविस्थापन अभिक्रिया। अब इसका भी शाब्दिक अर्थ यदि आपको पता हो, द्वि मतलब दो, तो दोनों ही विस्थापित होंगे, दो आपस में क्या करेंगे, अपने एक्सचेंज कर लेंगे, अपने अपने जगह को क्या कर लेंगे, एक्सचेंज कर लेंगे। यह अभिक्रिया जो होगी में उत्पादों का निर्माण दो यौगिकों के बीच आयनों के आदान प्रदान से होता है। यहाँ आयन का क्या हो जाएगा, एक्सचेंज हो जाएगा। जैसे कि हम यहाँ बात करते हैं सोडियम सल्फेट की। सोडियम सल्फेट जब अभिक्रिया करता है बेरियम क्लोराइड से, तो बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड का निर्माण होता है। अभी हम यहाँ देखेंगे कि बेरियम सल्फेट के सफेद अभिलेय अवक्षेप का निर्माण हो जाता है। बेरियम सल्फेट का क्या होता है, प्रेसिपिटेशन हो जाता है, इसलिए इस अभिक्रिया को अवक्षेपण अभिक्रिया भी कहते हैं। दोनों ही नाम यहाँ हो सकता है। द्विविस्थापन अभिक्रिया तो इसलिए हुआ कि दोनों ने ही, सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड दोनों ने ही अपने अपने आयंस का क्या किया, एक्सचेंज किया, आदान प्रदान किया। और अवक्षेपण अभिक्रिया इसलिए कहेंगे क्योंकि बेरियम सल्फेट जो है अवक्षेप के रूप में विलयन में जमा हो जाता है, इसलिए इसे अवक्षेपण अभिक्रिया भी कह रहे हैं। ओके, आगे है, नेक्स्ट है उपचयन एवं अपचयन क्या होता है ना, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। उपचयन एवं अपचयन। उपचयन, पहले उपचयन देखते हैं। देखिए, इसमें आपको यदि एक का पता है तो दूसरे का ऑटोमेटिक पता हो जाएगा। एक यदि आप याद करते हैं तो दूसरा ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, जस्ट उसका रिवर्स है। तो इसलिए उपचयन पहले हम देखते हैं। उपचयन में क्या होगा, जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होगी, यानी ऑक्सीजन का जुड़ना, ऑक्सीजन जुड़ रहा है किसी पदार्थ में, तो वहां क्या हो रहा है, उपचयन हो रहा है उसका। यदि हाइड्रोजन का ह्रास हो रहा है, यानी हाइड्रोजन वहां से रिमूव हो रहा है या संख्या उसकी कम हो रही है, तो वहां क्या हो रहा है, उपचयन हो रहा है। दोनों ही स्थिति, ऑक्सीजन का जुड़ना या हाइड्रोजन का हटना, दोनों ही क्या है, उपचयन। क्या, दोनों ही केस में क्या होगा, उपचयन होगा, उपचयन कहा जाएगा। जैसे कि यहाँ देख रहे हैं कि कार्बन और ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो क्या बना रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ क्या हो रहा है, ऑक्सीजन क्या हो रहा है, जुड़ रहा है। तो ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो यहाँ देखिए ऑक्सीजन क्या हो रहा है, जुड़ रहा है, तो ये क्या हो गया, ये भी क्या है, उपचयन हो रहा है। अब यहाँ देखिए कार्बन, कॉपर ऑक्साइड है और हाइड्रोजन है, यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ कॉपर से ऑक्सीजन क्या हो रहा है, हट रहा है, हाइड्रोजन के साथ जाके क्या हो रहा है, जुड़ रहा है। तो ऑक्सीजन का हटना क्या कहलाएगा, ऑक्सीजन यहाँ पे क्या हो रहा है, हट रहा है, तो ये यहाँ तो हो रहा है अपचयन, लेकिन यहाँ हाइड्रोजन के साथ आके जुड़ रहा है तो हो रहा है उपचयन। कॉपर में यहाँ ऑक्सीजन जुड़ रहा है, यहाँ कॉपर में क्या हो रहा है, ऑक्सीजन जुड़ के क्या बना रहा है, कॉपर ऑक्साइड, तो ये क्या हो गया, उपचयन। ये हो गया उपचयन का उदाहरण। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अपचयन क्या हुआ, अपचयन जैसा कि मैंने कहा था कि एक आप पढ़ लोगे दूसरा अपने आप याद हो जाएगा। तो अपचयन उसका जस्ट रिवर्स कर देते हैं, उपचयन का जस्ट रिवर्स है। जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास हो यानी कमी हो तो वो क्या है, अपचयन। या किसी पदार्थ में हाइड्रोजन की
वृद्धि हो। हाइड्रोजन का जुड़ना या ऑक्सीजन का हटना, रिमूव होना, क्या कहलाएगा? अपचयन कहलाएगा, यानी कि रिडक्शन कहलाएगा। ठीक है, तो यहाँ जैसे कि उदाहरण है, कॉपर ऑक्साइड से जब हाइड्रोजन का रिएक्शन हो रहा है तो क्या बन रहा है? यहाँ कॉपर बन रहा है और जल बन रहा है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ कॉपर, यहाँ देखेंगे कॉपर हट रहा है ना, ऑक्सीजन हट रहा है, कॉपर का क्या हो रहा है? अपचयन हो रहा है। जबकि हाइड्रोजन से ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो इसका क्या हो रहा है? उपचयन हो रहा है। इस अभिक्रिया में कॉपर ऑक्साइड कॉपर में अपचयित हो रहा है, ऐसा बोलेंगे, और हाइड्रोजन उपचयित होकर क्या बना रहा है? जल बना रहा है, हम लोग ऐसा बोलेंगे। ठीक है, इस अभिक्रिया में उपचयन उपचयन दोनों हो रहा है, इसे रिडॉक्स अभिक्रिया करेंगे। इसमें अपचयन और उपचयन दोनों ही हो रहा है ना, तो ऐसे अभिक्रिया को क्या कहेंगे? रिडॉक्स अभिक्रिया कहेंगे। एक्चुअली जहां अपचयन होगा वहां उपचयन होगा ही होगा, ये कॉमन सी बात है, सोचने वाली बात है। यदि कोई ऑक्सीजन दे रहा है तो निश्चित रूप से क्या है, वहां ऑक्सीजन लेने वाला कोई ना कोई तो होगा ही ना, है ना। तो इसलिए जहां अपचयन होगा वहीं उपचयन भी होगा। तो इस अभिक्रिया को क्या कह रहे हैं हम लोग? रिडॉक्स रिएक्शन कह रहे हैं। तो अभी हम लोगों ने इतना अपचयन उपचयन पढ़ा, तो क्या उसका हमारे दैनिक जीवन में भी कोई महत्व है? बिल्कुल है, महत्व है। तो हमारे दैनिक जीवन में अपचयन अभिक्रियाओं का क्या महत्व है, क्या प्रभाव पड़ता है हमारे दैनिक जीवन में? तो उपचयन का प्रभाव जो है, जैसे संक्षारण, जैसे कि मान लीजिए लोहा है, लोहा में जंग लगते हुए आप लोगों ने देखा होगा, देखा है ना, लोहा में जंग लगते हुए। तो लोहा में जब जंग लगता है तो लोहा क्या हो जाता है? खराब हो जाता है, संक्षारित हो जाता है, उसका द्रव्यमान कम हो जाता है, उसका क्वालिटी लो हो जाता है। तो ये संक्षारण, उपचयन जब भी होता है तो संक्षारण होता है। इसमें होता क्या है कि धातु जो होता है वो ऑक्सीजन और आर्द्रता, अम्ल आदि संपर्क में आता है, तो क्या होता है कि उसका ऊपरी परत जो है वो कमजोर हो जाता है और उसे संक्षारित हो जाता है। जैसे कि लोहे पे जंग लग जाता है, तो लोहे पे जंग लगता है, या देखे होंगे कि चांदी का कोई ज्वेलरी रखा हुआ या बर्तन रखा हुआ, उसे आप बहुत दिन बाद निकालते हैं तो वो काला, उसके ऊपर काली परत पड़ जाती है, या तांबे के ऊपर हरी परत पड़ जाती है। तो ये सब क्या है? संक्षारण के ही उदाहरण है। ये सब ऑक्सीडेशन की वजह से ही होता है, उपचयन की वजह से ही होता है। तो इसको बचाने के लिए क्या किया जाता है? इस पे यशद लेपन किया जाता है, कहने का मतलब जिंक का, जस्ते का परत चढ़ाया जाता है, या फिर इलेक्ट्रोप्लेटिंग की जाती है, पेंट कर दिया जाता है। तो इससे धातुओं को बचाया जा सकता है, संक्षारण से बचाया जा सकता है। देखते होंगे आप लोग कि जनरली लोहे पे क्या चढ़ा दिया जाता है? पेंट चढ़ा दिया जाता है, ताकि उसे संक्षारण से बचाया जा सके। उसके बाद है विकृत गंधिता। विकृत गंधिता मतलब क्या हुआ कि जैसे देखते होंगे कि किचन में यदि मान लीजिए गर्मी का, बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो सुबह का खाना जो बना होता है, शाम में आप जब देखोगे तो उसमें स्मेल आते रहता है, अलग तरह का फाउल स्मेल होता है। तो हम लोग समझ जाते हैं कि ये खाना क्या हो गया? खराब हो गया। तो उसी को विकृत गंधिता कहते हैं। तो इस तरह से उसको बोलेंगे लोग वसा युक्त या तैलीय खाद्य सामग्री है। तो ये क्या हुआ, क्यों ऐसा हुआ? वायु के संपर्क में आया, वही ऑक्सीजन के संपर्क में आने से, वायु के संपर्क में आने से क्या हो गया? ऑक्सीडाइज हो गया, उपचयित हो गया, जिससे इसके स्वाद और गंध दोनों ही परिवर्तन आ गया। यही स्वाद और गंध में जो परिवर्तन आया उसी को कहते हैं विकृत गंधिता। तो विकृत गंधिता रोकने के लिए क्या क्या उपाय है, क्या कर सकते हैं हम लोग? तो अक्सर आप लोगों ने एंटीऑक्सीडेंट का नाम सुना होगा, है ना, प्रतिऑक्सीकारक, एंटीऑक्सीडेंट का आपने सुना होगा नाम, तो उसका उपयोग करेंगे हम लोग। उसके बाद अब वायु की वजह से हो रहा है ना विकृत गंधिता, क्यों हो रहा है? वायु की वजह से हो रहा है। तो हमें एयर टाइट कंटेनर का यूज करना चाहिए, वायु रोधी बर्तन का यूज करना चाहिए, जो कि खाद्य सामग्री उसमें रखें। जैसे एयर टाइट डब्बे देखते होंगे, अभी आता मार्केट में मिलता है एयर टाइट डब्बे, जो कि किचन में यूज किया जाता है। उसमें हम लोग एयर टाइट करके रख देते हैं ताकि उसमें एयर ना जाए और हमारी चीजों को खराब ना करे। उसके बाद फिर
आपने देखा होगा कि कुरकुरे चिप्स वगैरह के पैकेट्स होते हैं तो उसमें बहुत फुले फुले रहते हैं। फुले हुए क्यों रहते हैं? उसमें नाइट्रोजन गैस भरी होती है, और नाइट्रोजन गैस इसलिए भरी रहती है क्योंकि ये विकृत गंधिता को रोकता है, ऑक्सीडाइज होने से रोकता है, तो उपचयित होने से रोक देता है नाइट्रोजन गैस, इसलिए इसमें भरा जाता है और ये प्रोटेक्टेड रखता है, खराब नहीं होने देता है चीज़ों को। उसके बाद फिर हम लोग शीतलन द्वारा कोल्ड स्टोरेज का फ्रिज रेफ्रिजरेटर में हम लोग रखते हैं सामान, या बहुत ज़्यादा सब्जियां वगैरह है जो कि व्यापारी लोग यूज़ करते हैं तो उसे कहाँ रखते हैं? कोल्ड स्टोरेज में रखते हैं। तो ये विकृत गंधिता को रोकने के उपाय हुए। तो बच्चों मैंने कोशिश की है कि कम समय में आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा मटेरियल दिया जाए। ये फर्स्ट चैप्टर का में इतना ही पढ़ना है, और आपको डिटेल पढ़ना हो तो इसके बाद वीडियो देखने के बाद आप अपनी एनसीईआरटी की बुक खोलिए और उसको अब पढ़िए। आपको, मुझे पक्का विश्वास है कि आप लोगों को अब ज़्यादा समझ आएगा। और फिर भी उसके बाद भी यदि कहीं पे आप अटकते हो तो आप मुझे कमेंट करो और लिखो, अपने क्वेश्चंस पूछो, मैं उसका आंसर करूँगी। और मैं कोशिश करूँगी कि आने वाले वीडियोज़ में इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी आपको करवा दूं, ताकि आपका ये चैप्टर पूरी तरह से ओके हो जाए और आप लोग एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर हो सके। टिल देन, बाय बाय, हैव अ नाइस टाइम।